मार्क ज़करबर्ग, जो कि एक वक्त में दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक हुआ करते थे, आज वो कहीं भी नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर आपको याद हो कि फेसबुक ही उनके सभी प्रोडक्ट की पेरेंटल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में वो जब से लाए मेटा को, या फिर कह लो कि फेसबुक की पेरेंटल कंपनी बना दी मेटा, और उसके अंडर में सभी प्रोडक्ट आ गए। अब चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी इसके अंडर में आ गए। और ये इनके लिए इतनी बड़ी गलती साबित हो गई जिसको वो चाह कर भी रिवर्स नहीं कर सकते। अब सोचते होंगे वो कि काश टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता ताकि मैं इस गलती को किसी तरीके से पीछे जाके करेक्ट कर पाता। इनके शेयर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिरती चली जा रही है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर गिरते चले जा रहे हैं दुनिया भर में। अगर 2022 का ही आंकड़ा देखें तो मेटा के शेयर्स की वैल्यू करीबन 73% तक गिर चुकी है। सोच के देखो, अगर आपने मेटा के शेयर्स के अंदर करीबन 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज की डेट में अगर बेचना चाहते तो वो कितने में बिकते? वो सिर्फ 27,000 रुपए के अंदर ही बिकते। तो ये कितना बड़ा घाटा है इनके इन्वेस्टर्स के लिए। अब मेटा का ये डाउनफॉल मार्क ज़करबर्ग के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पहुंचा रहा है। कहां तो 2021 के वक्त में इनकी नेट वर्थ करीबन 142 बिलियन यूएस डॉलर की हुआ करती थी, लेकिन आज के वक्त में सिर्फ 40 बिलियन यूएस डॉलर रह गई है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या मार्क ज़करबर्ग ने मेटा को बनाने के टाइम पर नींबू मिर्च नहीं लगाया था गेट के ऊपर, या फिर कोई टोटका नहीं किया था जो कि करना होता है किसी भी कंपनी को बनाने से पहले? दरअसल ये सारा किया धरा एक्चुअली में एप्पल और टिकटॉक का है। किस तरीके से? अगर आपको याद हो कि एप्पल ने अपनी एड पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाए थे जो कि फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया, लेकिन उससे पहले एक डील होनी थी जो कि नहीं हो पाई थी। एप्पल गया था मार्क ज़करबर्ग के पास में कि भैया आपका ये जो फेसबुक है ये काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आप छाप रहे हो, तो उसका कुछ हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए। मतलब हमारा भी सपोर्ट आपको मिल ही रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र हैं आपके एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उसके बाद में उनका डेटा आप देख पाते हो। उसके अंदर से आपको पता लग जाता है कि यूज़र क्या देख रहा है और उसी तरीके की एड्स आप फेसबुक के ऊपर दिखा देते हो, जिसकी वजह से आपको हो जाता है काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू। तो उस रिवेन्यू का सिर्फ 30% का शेयर हमको भी मिलना चाहिए ताकि आप भी खुश, हम भी खुश, यानी सभी खुश। लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने इस डील की बात पूरी होने से पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सारा प्रॉफिट हमारा ही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम है। हमारे फेसबुक के लिए लोग इतने ज़्यादा पागल हैं कि आप कुछ भी कर लो वो तो इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में फिर एप्पल ने कुछ ऐसा किया जिससे कि मार्क ज़करबर्ग पूरा अंदर से हिल गए, क्योंकि एप्पल ने अनाउंस कर दी थी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी, जिसको लेकर मार्क ज़करबर्ग पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रोए थे कि भैया इससे तो स्मॉल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि एप्पल अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया है अपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हालांकि वो अपना दुख छुपा रहे थे स्मॉल बिजनेसेस को बताकर, क्योंकि मेन इम्पैक्ट तो उनके बिजनेस पे पड़ने वाला था। इसके ऊपर नहले पर दहला मार दिया टिम कुक ने एक ट्वीट करके कि भैया फेसबुक पहले की तरह यूजर्स का डेटा चोरी कर सकता है, मतलब ट्रैक कर सकता है वेबसाइट एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन अब उनको यूजर की परमिशन लेनी पड़ेगी, बस इतना है। यूज़र की परमिशन ले लो और यूज़ करते रहो उनका डेटा, और जैसी भी चीज़ें आप दिखाना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो दिखाते रहो। टिम कुक के सिर्फ इस एक मूव के बदौलत ही 10 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान अगले ही दिन फेसबुक को हो चुका था। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जिम्मेदार एप्पल को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कुछ हिस्सेदारी टिकटॉक की भी है, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर बन गया फेसबुक के लिए। उन्होंने जो नई ऑडियंस थी उनको ग्रैब कर लिया और उसके बाद में उनके डाउनलोड्स, उनके व्यूअर रिटेंशन, उनका एड रिवेन्यू फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसके बाद में फेसबुक को भी मजबूरन टिकटॉक के जैसा ही बनना पड़ गया। और अगर आप देखते होंगे तो इंस्टाग्राम भी कुछ टिकटॉक के जैसा ही बन चुका है, जहां पर रील्स वगैरह आपको मिली जाती होगी टिकटॉक के जैसी ही। सो टिकटॉक जिस तरीके से बुलंदियां हासिल करता चला गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को थोड़ा सा पैनिक होने लगा और उन्होंने कहा कि भैया हम भी इस तरीके के कंटेंट को ही प्रमोट करेंगे। और रील्स वगैरह तो लोग बना ही रहे थे जगह जगह पर, तो उन्होंने क्रिंज रील्स वगैरह को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जो कि टिकटॉक करता ही है। तो फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने किसी तरीके से टिकटॉक की कॉपी करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन किसी की कॉपी करके आप उसके पीछे पीछे चल सकते हो, उससे आगे नहीं।
तो वही सेम चीज यहाँ पर भी हुई। अब एप्पल और टिकटॉक को ब्लेम करने के बाद में असली कल्प्रेट के ऊपर आ जाते हैं, जो है मार्क ज़करबर्ग। उन्होंने एक मूव खेला मेटा का। उन्होंने अब फेसबुक को पेरेंटल कंपनी बताना बंद कर दिया और कह दिया कि भैया फेसबुक के ऊपर भी एक पेरेंटल कंपनी आ रही है जिसको हम मेटा बता रहे हैं, क्योंकि मेटावर्स ही फ्यूचर होने वाला है सारी दुनिया का। और इसके ऊपर मार्क ज़करबर्ग ने करीबन $10 बिलियन लगा दिए थे। अगर आपको याद हो कि इसी तरीके की एक एप्लीकेशन हुआ करती थी मिनी फ्राइडे, हालांकि वो VR जितनी कैपेबल नहीं थी, लेकिन वो सिम्बियन पर हुआ करती थी, जिसके अंदर लोग चैट करते थे, कार्टून जैसा कैरेक्टर इधर उधर घूमता रहता था और लोग काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर लेते थे। और इसी कॉन्सेप्ट को VR चैट ने भी कॉपी किया, जिसके बाद में थोड़ा सा 3D VD लुक ले आए तो वो और भी ज़्यादा चलने लग गया था। अब वही सेम चीज़ मार्क ज़करबर्ग को लगी, वो फिर से कॉपी करना शुरू कर गए। उन्होंने VR चैट को समझा और उसके बाद में कहा कि भैया हम भी ऐसा ही करना शुरू करते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मार्क ज़करबर्ग की एक VR हेडसेट कंपनी भी है जो कि बनाते हैं ऑकुलस रिफ्ट, और वो VR हेडसेट बेचने के लिए ही शायद इन्होंने पूरा का पूरा मेटावर्स तैयार किया था कि भैया इसके अंदर लोगों को लाएंगे और उसके बाद में अपना VR हेडसेट बेचेंगे। उनको ऐसा लगा था कि शायद कोविड-19 कभी जाएगा ही नहीं, वो हमेशा ही लोगों को लॉकडाउन में रखेगा। मेटावर्स को ये कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि इस तरीके से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करेंगे, लेकिन जो वो चीज़ दिखा रहे थे वो लोग ऑलरेडी कर रहे थे फोर्टनाइट के अंदर, PUBG के अंदर, GTA RP के अंदर, रेड डेड रिडेम्पशन के अंदर और इसी के साथ साथ VR चैट के अंदर। सो बेसिकली उनके पास में उतना कंटेंट नहीं था जितना इन गेम्स के अंदर था, जो कि ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे थे। सो सिर्फ अपने VR हेडसेट बेचने के लिए मार्क ज़करबर्ग ने एक पेरेंटल कंपनी बना दी मेटा, और वो दाव उनको काफ़ी ज़्यादा उल्टा पड़ गया। हालांकि अभी भी मार्क ज़करबर्ग यही मानते हैं कि भैया मेटावर्स ही फ्यूचर आने वाला है, और ऐसा मैं भी मानता हूँ कि भैया मेटावर्स ही फ्यूचर होने वाला है। अगर कोविड-19 का कोई एक्सट्रीम वेरिएंट आ जाए जो कि फिर से लोगों को लॉकडाउन में घर बिठवा दे, तब शायद ऐसा हो सकता है।